दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था कोई होमवर्क नहीं? आपने कहा भी नहीं। अच्छा चलें ठीक है जी, कोई नहीं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको सवाल कराता हूं एक अपने तरफ से बना के, लेकिन उससे पहले खुद अपने अल्फाज में एक बात लिख लें, समझ लें। पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली OAR पर यूनिट ही निकालना है और हर प्रोडक्ट के लिए निकालना है। क्योंकि प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं तो इसलिए अल्टीमेटली निकालना तो OAR पर यूनिट ही है, और वो भी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी आ गए सवाल के अंदर, तो अब इसको कैसे किया जाए? पहले वो मेहनत करेंगे जो हम केस 1 में कर रहे थे, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट तक। पहले हम लोग जो केस 1 में कर रहे थे, ये जो बात बता रहा हूं ना, ये आपको मैं समझा के अभी एक सवाल की शक्ल में भी करवा दूंगा, चाहे उसके बाद अंग्रेजी लिख लीजिएगा, चले उसके बाद ही लिख लीजिएगा। पहले समझ लें, जो काम हम पहले कर रहे थे फैक्ट्री में पीडीज भी थे और एसडीज भी थे। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि फैक्ट्री के कॉमन खर्चे सब में बांट रहे थे और फिर एसडीज के खर्चे भी पीडीज में ला रहे थे। तो जो पहले हमने किया था PD1, PD1, PD2, SD1 और SD2, ये जो मेहनत पहले की थी ना, और उसके बाद एसडीज को यहां से खत्म किया था और पीडीज में ले आए थे। ये सब वही मेहनत जो हम केस 1 में कर चुके हैं। ये सब वैसे ही होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। बस अब इसका फर्क ये पड़ेगा कि पहले जो हमने यहां से बस आगे OAR निकाल लिया था, वो काम नहीं करेंगे। अब यहां से ये भी और ये भी जो कल सीखा, अब ये A और B में बटेगा, फिर OAR निकलेंगे। ये काम वो है जो हमने केस 2 में सीखा। तो जो केस 2 है वो मैंने बस एक दरमियान की चीज बनाई हुई थी, सिर्फ ताकि केस 2 में एकदम से मुश्किल ना आए केस 3 में आके। तो मैंने बस एक टेम्परेरी सा केस बनाया हुआ था कि डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट्स में किस तरह बांटना है। अब मैंने इसको ऑफिशियली केस बनाया कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले हम लोग जो केस 1 में सीख रहे थे वो काम करेंगे, फैक्ट्री के सारे खर्चे, फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट पीडीज में। इसके बाद बस OAR ही निकालते थे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बस यहां तक रुक जाएंगे। फिर यहां से ऑनवर्ड जो कल सीखा था वो होगा कि हर पीडी को फिर आगे प्रोडक्ट्स में तोड़ के और फिर प्रोडक्ट वाइज OAR निकलेगा, फिर ये होगा। बाकी फिर ये सवाल से सिखाता हूं तो बेहतर हो जाएगी बात। अगर आप ये ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं सवाल करा दूं तो उसके बाद कुछ ना कुछ लिख लीजिएगा। अगर करना चाहें नोट तो कर लें, मर्जी है। ना करें तो भी कोई मसला नहीं, मैं सवाल एक बार सॉल्व कर दूं फिर सामने चीज़ आ जाएगी तो भी सही है, और अगर करना चाहें तो भी सही है। जिन्होंने करना है मैं रुक जाता हूँ, फिर नहीं करना तो मिटा देता हूँ।
चलें ठीक है, सवाल लिखें। Total budgeted overheads. Total budgeted overheads are as follows. Total budgeted overheads are as follows. Indirect labor 80,000, 80,000 rent and rates 70,000, 70,000 और इंश्योरेंस 50,000, 50,000 पावर 120,000 और डेप्रिसिएशन 1,00,000। चलो खर्चे यही हैं, रिपीट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट लेबर 80,000, 80,000, रेंट एंड रेट्स 70,000, 70,000, इंश्योरेंस 50,000, 50,000, पावर 120,000, 1,20,000 और डेप्रिसिएशन 1,00,000, 100,000। अब लिखिए अदर बजटेड डाटा। अदर बजटेड डाटा अदर बजटेड डाटा में PD1, PD2 और SD, यानी एक SD है, दो PDs हैं, PD1, PD2 और SD। इसमें लिखिए अब नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स PD1 में 550,000, 5.5 लाख, PD2 में 4,00,000, 400,000 और SD में 50,000, 50,000। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स बताई है। PD1 में 550,000, 5.5 लाख, PD2 में 4,00,000, 400,000 और SD में सिर्फ 50,000। एरिया यूटिलाइज्ड, एरिया यूटिलाइज्ड PD1 में 40%, PD2 50% और SD 10%। ये एरिया यूटिलाइज्ड परसेंटेज में कैसे आ गया, क्या मतलब हुआ इसका? कि पूरे एरिया में से 40% जगह जो है वो PD1 ने घेरी हुई है। ठीक है, उसके बाद लिखिए टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स PD1 में 4,500 जी 4,500 और PD2 में 5,500, 5,500, 5,500। PD1 में 4,500 और PD2 में 5,500। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स SD में नहीं है, SD में मशीन आवर्स नहीं है। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स PD1 में 2,500, 2,500, 2,500 और PD2 में 7,500, 7,500, 7,500। चलें जी, ये अदर बजट डाटा ये हो गया। उसके बाद लिखिए
ओवरहेड्स ऑफ SD, बस ये जो कॉलम डाटा था खत्म हो गया, उसके बाद लिखिए आगे। ओवरहेड्स ऑफ SD are apportioned to PDs on the basis of machine hours। ये किस लिए बताया है? सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए, कि इनको मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है। अच्छा, उसके बाद लिखिए बजटेड प्रोडक्शन। प्रोडक्ट A 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, और प्रोडक्ट B 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। 1500 प्रोडक्ट A 1500 यूनिट्स हैं और प्रोडक्ट B 2400 यूनिट्स हैं। उसके बाद लिखिए ओवरहेड्स ऑफ PDs आर अपॉर्शन्ड एज फॉलोज। PDs के ओवरहेड्स ऐसे बांटने हैं। ये क्या मतलब हुआ? PD1 को A में और B में जब बांटना है और PD2 को जब A और B में बांटना है तो ये मतलब है इस बात का। यानी पहले जब हम प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कर चुके होंगे, सारे खर्चे PDs तक पहुंच चुके होंगे, उसके बाद इनको A और B में ऐसे ऐसे तोड़ना है। और रिक्वायर्ड है मुझसे OAR पर यूनिट for each product। OAR per unit for each product। नोटेड? चलिए सॉल्व करता हूं मैं इसको। पहले ये डिपार्टमेंट्स वाले सवाल की तरह होगा। जी, सबसे पहला खर्चा इनडायरेक्ट लेबर कितना है टोनी? अवेलेबल में से बताइए क्या बेस्ट लग रहा है इनडायरेक्ट को बांटने में? डायरेक्ट लेबर आर। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर को। तो इसलिए अवेलेबल में से डायरेक्ट लेबर ही बेस्ट बन रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर है ही वो ना जो लेबर को सपोर्ट कर रहा है। तो लेबर काम कर रहेगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा इनडायरेक्ट लेबर होगा। तो इसलिए अवेलेबल में से डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशियो में बांट दिया 20,000 60,000। डायरेक्ट लेबर आवर्स की रेशियो में बांटने में किसी को एतराज? अच्छा, एतराज ना भी हो लेकिन ये भी कंफ्यूजन हो ना कि नहीं इत्मीनान हो रहा कि डायरेक्ट लेबर आवर्स में, तो भी बेटे बताएं डायरेक्ट लेबर आवर्स में बांटना ना किसी को तसल्ली हो, नहीं अच्छा लगा दिल को। इसकी वजह क्या हो सकता था अवेलेबल में से?
इनडायरेक्ट लेबर हैं जो लोग डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट लेबर है ना। डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट कर रहे हैं ना ये लोग। अवेलेबल में से अच्छा डायरेक्ट लेबर के अलावा और क्या बेहतर लगता है इनडायरेक्ट लेबर को बांटने के लिए? सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? अच्छा, कॉलेज में मेन सर्विस जो कस्टमर्स को मिल रही है वो क्या है? यानी मैं डायरेक्ट लेबर हो गया। ये कॉलेज के बाकी जितने स्टाफ हैं ये क्यों है कॉलेज के अंदर? हमारी सपोर्ट के लिए ना, क्योंकि मेन एक्टिविटी कोचिंग है। बाकी सब, अब ये जो कैमरामैन है या जिस तरह वो मार्कर फिल करके लाके देता है या अभी रोजों के बगैर पानी लाके देगा, तो ये सब टीचिंग की सपोर्ट हो रही है ना। टीएज हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर के बाद रेंट, ये किस बेस पे बांटते हैं? एरिया। टोटल कितना? 70,000 जी, 28,000, 35, 7,000। रेंट के बाद इंश्योरेंस, किसकी इंश्योरेंस होगी? है जरूरी नहीं मशीन की, बाकी एसेट्स भी हो सकते हैं, एसेट्स की। तो इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है कि एसेट की वैल्यू कितनी है। इंश्योरेंस का ताल्लुक वैल्यू से होता है। जितना महंगा एसेट होगा उतनी ज्यादा उसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम की अमाउंट होगी। तो इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है अमाउंट से, यानी एसेट्स की नेट बुक वैल्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 50,000। हाँ जी, कितना? 27। इंश्योरेंस का ताल्लुक होता है वैल्यू ऑफ एसेट से, इसलिए नेट बुक वैल्यू की रेशियो में बांट दिया। अच्छा, अगर ये इंश्योरेंस इस साल में नहीं, इस साल में तो बिल्डिंग किराए पे है, लेकिन अगर बिल्डिंग ओन्ड होती और ये इंश्योरेंस बिल्डिंग की होती तो फिर एरिया, क्योंकि जो खर्चा भी बिल्डिंग से ताल्लुक रखता है वो एरिया पे बनता है। इस सवाल में तो खैर बिल्डिंग थी ही रेंट पे, तो ये बाकी एसेट्स की इंश्योरेंस होगी जी। हाँ, फिर वो अलग बताई होगी कि इंश्योरेंस बिल्डिंग की कितनी है, प्लांट मशीनरी की कितनी, फिर उस हिसाब से बताया होगा। अगर ये चीज टेस्ट करनी हुई ना एग्जामिनर ने, तो फिर वो नाम लिख देगा इंश्योरेंस बिल्डिंग की कितनी। पावर मशीन आवर्स, $120,000 को मशीन आवर्स की रेशियो में बांटें, 54,000 और 66,000 और डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू 1,55,000, 40 और 5,000।
अब इसके बाद सेकेंडरी अपोर्शनमेंट 184 500 22 145 सेकेंडरी अपोर्शनमेंट एसडी को अब बांट देंगे किस रेशो में? मशीन आर्ट्स की रेशो में। तो ये 14500 यहाँ से निकल जाएगा और मशीन आर्ट्स की रेशो में यहाँ आ जाएगा 6525 7975 191025 और 228975। जब सिर्फ पीडीज पढ़ रहे थे तो इसके बाद बस अब वो ओआर ही निकलता था, तो यहां पर हम यहां रुक जाएंगे, अब ओआर नहीं है। ये क्या किया, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जो मसले पड़े थे ये वहां तक सॉल्व किया है। अब सारे ओवरहेड्स PD1 PD2 में आ चुके हैं। यहां से अगला काम क्या करें, अब इनको A और B में लेके जाना है। क्या जी यार, अब तो चैप्टर खत्म होने वाला हो गया। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में क्या बताऊं दोबारा, क्या दोबारा पूछे जी? बताए, पूछे ना क्या? क्योंकि सवाल में कहा था मैंने, ये मैंने सवाल में लिखवाया था कि एसडी को जब बांटना है तो मशीन आर्ट्स में बांटना है। ये सवाल में लिखवाया था। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मुझसे पूछा करना यार। हाँ, ये क्या की एसडी को अब बांटा है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। हाँ, मशीन आर्ट्स की रेशो में। सवाल में कहा हुआ था कि मशीन आर्ट्स की रेशो में बांटना है और फिर लाइन लगा दी। यार ये तो अभी तक बहुत सवालों में किया ये काम, शुरू से ही नहीं आ रहा। नहीं ऐसे नहीं करो यार, मशीन आर्ट्स की रेशो में बांटना है ना। हाँ, कोई नहीं, ये तो डिपार्टमेंट्स में बांट रहे थे तो प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो उसका कोई नाम नहीं, बस वैसे ही प्रोडक्ट्स में बांट रहे हैं। यार ये कुछ समझ नहीं आ रही इस चैप्टर में हो क्या रहा है, शुरू से समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब शुरू से सारी एकदम से आ गई। आप पूछ लिया करें बेटे, आप पूछते क्यों नहीं? बताएं, अभी बताएं इसमें क्या मसला है। पक्की बात है, क्या किया, ये क्या कर रहे हैं हम? चूंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स थे तो पहले सारे ओवरहेड्स को पीडीज में ले आए, लेकिन अब हमने पीडी का ओआर नहीं निकालना, प्रोडक्ट वाइज ओआर निकालना है। तो अब यहां से आगे काम करना पड़ेगा कि इन पीडीज को उन प्रोडक्ट्स में बांटना पड़ेगा। अगर एक ही प्रोडक्ट होता तो फिर ये काम हम केस 1 में कर रहे थे, यहां के बाद अब क्या करते, ओआर निकाल लेते बेस लिख के। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वजह से यहां से और स्टेप आगे जाना पड़ेगा कि पीडीज को फिर प्रोडक्ट्स में बांटना पड़ेगा। PD1 को बांटना है 40-60 में, 7 4 7 4 1 7 6 4 1 0
114 और PD2 228,975 को इस रेशो में बांटना है 68 693 128 अब वो जो सारे ओवरहेड थे वो प्रोडक्ट ए और बी में आ गए, बस आ गए तो आ गए। अब इनका OAR निकाल लेते हैं 1451 और बेस है इनके यूनिट्स 1500, तो OAR पर यूनिट बन गया जी 0.74 11 4.54, ये है जी OAR पर यूनिट। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर साथ मिक्स हो जाए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के, तो जो अब तक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में सीखा था सब कुछ वैसे ही होगा OAR से जस्ट ऊपर तक। जब PDs में सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे फिर उनको प्रोडक्ट ए और बी में बांटेंगे और फिर उनका OAR पर यूनिट निकलेगा। जी जी बोले। अच्छा, एक सवाल होमवर्क दूंगा आज, लेकिन है इतना ज़रूरी कि जो अगले सवाल हैं वो इसी पे बेस कर रहे हैं, तो इसलिए सवाल आपने होमवर्क किया हो। दूंगा ना, अभी बताऊंगा है। हाँ जी, सोल्यूशन है उसका। क्या बताऊंगा ना यार, सबर जाना है, जल्दी है, बताऊंगा। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो केस 3 में है, अगर प्रोडक्ट ही एक है तो केस 1 में है। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स एक हैं या ज़्यादा हैं। अगर एक ही बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है तो केस 1 था, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनाते हैं तो केस 3 है। हाँ हाँ जी जी, वो हर PD का अलग आ गया। हाँ अच्छा ठीक है, ये बाकी लोग भी सुने भी, एक अच्छा सवाल है। चलें किए हुए सवाल से ही बता देता हूँ। नहीं बल्कि मैं तो OAR वगैरह निकाला था पर आर करके, ये नोटेड तो मैं मिटा दूँ। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था और पहला हिस्सा ये किया था कि साल के शुरू में हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं और जो कैलकुलेशन की उसको नाम दिया OAR का। OAR की बहुत सारी वैरायटियां कर ली, हो गई कैलकुलेशन। अब मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही ये कह के कराया था कि हमें साल के शुरू में जानना है प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। तो जो अभी तक सारी मेहनत कर ली उसकी एक समरी आपको इस तरह से बता रहा हूं कि अगर प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जानना हो कि एक यूनिट हमें कॉस्ट कितना कर रहा है, ये वो बात बता रहा हूं दोबारा जहां से मैंने शुरू किया था चैप्टर। तो इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और
FOH। अच्छा FOH में भी क्या, क्योंकि हम साल के शुरू में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या फिगर होगी, OAR पर यूनिट। तो जिस बिजनेस ने OAR निकाला ही पर यूनिट होगा, ये वो फिगर है। लेकिन जो बिजनेस ऐसे करता होगा कि कटिंग डिपार्टमेंट का OAR पर आर ये था, स्टिचिंग का और फिनिशिंग का, ये मैंने जहां से बात शुरू की थी ना और फिर ये चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने OAR सिखा दिया। अब मैं उसको फिर पहली वाली बात से रिलेट कर रहा हूं, बल्कि फिगर ही ले लेता हूं। 1 यूनिट बनाने में 500 रुपए का मटेरियल लगता है, डायरेक्ट लेबर लगती है 300 रुपए की। कटिंग डिपार्टमेंट का OAR बिजनेस ने निकाल लिया 40 रुपए पर आर। ये 40 रुपए यहां लिख दूं, फिर इसको आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, 10 आवर्स पर यूनिट, तो ये इस्तेमाल होता है OAR का, कि अल्टीमेटली फिर हम ये जान पाते हैं कि हमें 1 यूनिट कितना कॉस्ट करेगा। अगर OAR निकाला ही पर यूनिट करके क्या है तो वो यहीं आ जाएगा। अगर वो हर PD का अलग अलग निकाला होता है तो उसको फिर हम इस तरह से यहां कंपाइल कर लेते हैं। जैसे इसमें OAR था मिसाल के तौर पे 20% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो इसको लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरूरी नहीं इससे, इस डिपार्टमेंट में जो आई हुई थी, इस डिपार्टमेंट में जो लेबर कॉस्ट आई थी उससे, और चलो मैं 300 से ही कर देता हूं, 60। नहीं OAR निकल आया, अब उसको अप्लाई करना है। 20% ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब है कि जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आया करेगी उसके 20% के बराबर ओवरहेड्स भी आया करेंगे। अगर इसका OAR निकाला था 30 रुपए पर मशीन आर, तो यहां लिख दूं 30 रुपए, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आवर्स पर यूनिट लगते हैं 90। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकला करती है जी। ये पर यूनिट आ गया। ये तो मैंने मिसालें दी है ना कि हर PD का जो भी OAR निकाला हुआ था उसको पर यूनिट की शक्ल में लिख दिया। तो जो अब तक हमने पढ़ा ये उसकी समरी जो पहले दिन शुरू किया था उससे रिलेट करके मैंने बात शुरू यहां से की थी कि जब बिजनेस को साल के शुरू में प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी होती है तो ये चीजें तो पता होती हैं, इनमें जानने में मुश्किल होती है। तो साल के एंड का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम साल के शुरू में ही OAR कैलकुलेट करते हैं। अब OAR कैलकुलेट कैसे किया ये पढ़ लिया पिछले 5-6 दिन में, उससे अब फाइनली हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट जान पाएंगे साल के शुरू में ही। ये अब तक जो पढ़ा ये उसकी समरी। ये क्या बना 13। अच्छा, जो लोग इसको अगर नोट कर भी रहे हैं ना तो ये क्या है, साथ ये लिखिएगा कि क्या बताया मैंने कि प्रोडक्ट कॉस्ट, बस नहीं सर समरी नहीं बताई है, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जाननी थी, यहीं से मैंने बात शुरू की थी। तो ये दोनों फिगर तो साल के शुरू में भी एस्टीमेट हो सकती हैं। FOH पर यूनिट मुश्किल काम था, उसके लिए फिर OAR कैलकुलेट किया, और अगर हर PD का OAR जिस भी शक्ल में हम कैलकुलेट कराए अब उसको फाइनली फिर OAR पर यूनिट में कन्वर्ट किया, और अब हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकल आई जिसके लिए सारी मेहनत शुरू की थी। ये मैंने रिलेट किया जो आज तक की मेहनत थी। चलो जी, अब चलते हैं साल के एंड पे। जी पूछें, मैं नहीं। क्या हो गया? तंग कर रहे हो ना जान। ये जो OAR निकलता है वो सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बाद ही तो जाके निकलता है। ठीक है पूछा करें आप, ये पूछ लो यार, भी पूछ लो। नहीं और पूछ लो, नहीं फिर आगे जाएंगे तो और फिर वो बनता जाएगा ना, बैकलॉग बनता जाएगा। हम लोगों ने फैक्ट्री में SDs PDs 2 तरह की क्लासेस बांटी थी। PDs वो हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहां जहां से प्रोडक्ट गुजर के प्रोसेस से गुजरेगा तो फिनिश गुड बनेगी। लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनको SDs कहा था। OAR सिर्फ PDs का कैलकुलेट किया था, लेकिन बाकी सारे खर्चे भी इन्हीं में ही एडजस्ट किए थे, सारी सवारियां इन्हीं की गाड़ी में बिठाई थी। तो उसका तरीका ये किया था कि पहले तो जो PDs के अपने अपने खर्चे पता थे वो लिखते गए,
फिर जो फैक्ट्री के कॉमन ओवरहेड्स होते थे जैसे रेंट हो गया, उसको सब में बांटते थे, पीडीज और एसडी सब में। जब सारे ओवरहेड्स बंट गए तो ये हो गई प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। उसके बाद एसडीज में जो खर्चे आ गए हुए हैं उनका ओएआर नहीं निकलना, उनकी सवारियों को भी पीडीज की गाड़ियों में बिठाना है, तो उन एसडीज के खर्चों को फिर हम लोग पीडीज में बांटते थे। ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट थी। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट हो जाने के बाद अब सारे के सारे ओवरहेड्स पीडीज में सिमट आए हुए हैं, तो फिर हर पीडी का ओएआर निकलता है। कैसे हो चुका था? कब बांटे थे भाई? पिछली क्लास में थे आप सब में थे। अब ऑनलाइन में भी तो नहीं है? इसी तरह का सवाल किसी ने ऑनलाइन ग्रुप में भी पूछा हुआ है। अच्छा देखें, आप ठीक है क्लियर कर रहे हैं, मैं समझा देता हूं आपको, कोई मसला नहीं है। ये हंसी मजाक तो चलो जरा शुगर लग गया। अगर आपको मुझे देख के लग रहा होता कि आपको शुगर नहीं पसंद आएगा तो मैं बिल्कुल सीरियस बात करता। अगर मैं बाकियों को मजाक लगा रहा होता तो बस ऐसे ही, बस मैं जवाब दे रहा हूं आपका। हमने जब खर्चे बांटने हैं ना, कॉमन खर्चे, तो वो पीडीज और एसडीज सब में बांटने हैं। कोई सवाल सामने रख लोगे तो फिर ये बात मेरी समझ भी आएगी। नहीं ये वाला नहीं, इससे पहले वाले, ये तो फिर प्रोडक्ट्स भी आ गए ना, वो तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले पिछला वाला तो क्लियर रखो। वही समझा रहा हूं ना मेरे बच्चे, वही समझा रहा हूं कि पुराना कोई सवाल खोल लो, कोई सलमान लिमिटेड खोल लें, कोई अल्फा लिमिटेड खोल लें, ऑटम 14, स्प्रिंग 14, इसमें हमने पहले सारे ओवरहेड्स को पीडीज और एसडीज सब में बांटा था। जैसे पावर है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, इनको हम लोग किसी ना किसी बेहतर रेशो को इस्तेमाल करके पीडीज एसडीज सब में बांट रहे होते थे। ये बांटना प्राइमरी अपॉर्शनमेंट है। अभी सारे खर्चे पीडीज एसडीज में बांट लिए, फिर इन सब कॉलम्स का टोटल किया। अगला काम ये किया कि एसडीज के जो टोटल बने हुए हैं, क्या एसडीज के ओएआर निकलने हैं, तो फिर हमने उन टोटल्स को पीडीज में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। यह है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। रिस्पॉन्ड तो कर यार, अभी वाले पे नहीं आओ ना, पहले वो वाली बात क्लियर करो। अभी वाले में भी था। अच्छा चलो अभी वाला को पहले सारे कॉमन खर्चे पीडीज और एसडी सब में बांटे। नहीं क्लास के बाद नहीं भाई, ये दुनिया का अकेला इंसान तो ऐसा नहीं है, आधे आप में ऐसे ही बैठे होंगे। ये तो फिर पूछने की हिम्मत कर लेता है। ये आप में से काफी सारे लोग इससे भी बुरी हालत में बैठे होंगे, मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। देखें ओवरहेड्स मुकम्मल हो गए ना, ओएआर मैंने कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए मैं ओएआर की एक रिवीजन दे रहा हूं। ओएआर में हम ये कर रहे हैं कि साल के शुरू में सारे ओवरहेड्स बजट किए, लेकिन उनको पर यूनिट बनाने के लिए उनको पहले डिपार्टमेंट से होके लाना था। तो सबसे पहले सारे कॉमन खर्चों को पीडीज और एसडी सब में बांटा जाता है, जो आज वाले सवाल में भी बांटा था। इसको प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कहते हैं। इसके बाद एसडीज के कॉलम्स का और पीडीज के कॉलम का टोटल किया, और मैं तो बाकायदा लाल रंग से इधर लिखता भी आ रहा था। हर सवाल में मैं लिखता हूं, वो भी लाल रंग से लिखता हूं, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। तो उस सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में क्या होता है कि जो एसडीज के टोटल हैं वो पीडीज को बांटे जाते हैं। जब पीडीज को बांट जाते हैं तो फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स बस सिर्फ पीडीज में आ चुके हैं। अब इस वक्त सारे ओवरहेड्स पीडीज में आ चुके हैं, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट भी हो गई, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट भी हो गई। अब ये ओएआर निकलने का न्यूमरेटर मिल गया हमें। तो जब सिंगल प्रोडक्ट था तो बस यही न्यूमरेटर थे और हर पीडी का अलग अलग ओएआर निकला। ये मैंने उसकी मिसाल दी है। आज वाले सवाल में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे, तो फिर पीडीज की फिगर्स को मजीद प्रोडक्ट्स में बांटा और अब हर प्रोडक्ट के ओएआर के लिए न्यूमरेटर बन गया। ये केस 3 हो गया। अब और पूछें जो पूछना। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में क्या काम किया जा रहा है? एसडीज को पीडीज में बांट रहे हैं। इस बांटने के मैंने 3 मसाइल बनाए थे। एक मैंने ये बनाया था कि एसडीज बस सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आसान तरीन चीज थी, एसडीज को पीडीज में बांट दिया था। दूसरा मसला मैंने ये बनाया था कि एसडीज पीडीज को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, दूसरे एसडीज को भी कर रहे हैं, लेकिन वन वे है।
इसमें यह किया था कि जो ज्यादा सर्विस दे रहा है पहले उसको बांट लेते हैं, फिर बाकियों को बाद में बांट लेंगे। तीसरा मसला यह बनाया था कि एसडीज आपस में कैच कैच खेल रहे हैं, उसमें थे ये दो हल, साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये दोनों चीजें जो थी, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के मसला नंबर 3 के हल थे। हैं? हाँ जी, और पूछ लें सवाल भाई, क्योंकि मैंने ये ओआर की कैलकुलेशन अब क्लोज कर दी, अब मैं ईयर एंड की कैलकुलेशन पे आने लगा हूं, इसलिए इस तरह की जो भी कंफ्यूजन है पूछेंगे बेटा तो सॉल्व होंगे ना मसले। बाकी किसी को कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं। ठीक है जी, किसी को कोई मसला नहीं। डर किस बात का यार, डर किस बात का? इस चैप्टर का अब दूसरा हिस्सा कि हम साल के एंड पे आ गए। साल के एंड पे आ गए। OAR की मैंने इंटरप्रिटेशन सिखाई थी एक दफा, दोबारा सुन लें। 6 बेसिस बताई थी और उनको सवाल सॉल्व करके फिर उनको समझाया भी था कि इनका मतलब क्या है। वो 6 की 6 दोबारा बताता हूं। अगर OAR कैलकुलेट किया है 120 रुपए पर मशीन आर, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे साल में जब भी बिजनेस काम करेगा, मशीन 1 घंटा चलेगी तो 120 रुपए के ओवरहेड्स होंगे। इसी तरह अगर OAR 50 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आर है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे साल में जब भी वर्कर्स काम करेंगे तो 1 घंटा वर्कर काम कर रहा होगा तो साथ 50 रुपए के ओवरहेड्स हो रहे होंगे। अगर OAR था 100 रुपए पर यूनिट, तो इसकी इंटरप्रिटेशन थी कि जब भी प्रोडक्शन होगी 1 यूनिट बनेगा तो उसके लिए 100 रुपए के ओवरहेड्स होंगे। फिर एक OAR था 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब था कि प्रोडक्शन करने में जितनी भी फॉर द ईयर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, उसके 40% के बराबर जो अमाउंट है वो ओवरहेड्स भी हो रहे होंगे। और यही इंटरप्रिटेशन परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट की भी थी। ये साल के शुरू में लग गया अंदाजा। अब साल गुजर गया, तो अब जब साल गुजर गया तो अभी भी अंदाजों पे चले नहीं, अब हमें पता है कि एक्चुअल क्या हुआ है। तो जब हमें एक्चुअल पता चल गया, तो जो शुरू में अंदाजे लगाए थे उनसे कंपेयर करने के लिए मैनेजमेंट फिर जिस लेवल पे हमने शुरू में अंदाजे लगाए हुए थे कि हर पीडी में बजटेड ओवरहेड्स बांटे थे, तो अब मैनेजमेंट ये देखना चाहेगी कि एक्चुअल कितने हुए। अब एक्चुअल ओवरहेड्स को भी पीडीज एसडीज में बांट रहे होंगे। फिर हमने शुरू में अंदाजे लगाए थे कि 1 यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आना चाहिए था। अब साल के एंड पे मैनेजमेंट देखना चाहेगी कि 1 यूनिट बनाने पे एक्चुअली कितना खर्चा आया। तो एक काम ये होता है कि साल के एंड पे एक्चुअल ओवरहेड्स निकाले जा रहे होते हैं। यानी मैनेजमेंट ये जानना चाहेगी कि अब कटिंग डिपार्टमेंट के एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे, तो साल के एंड पे एक्चुअल ओवरहेड्स भी निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट का करने वाला काम क्या होगा? स्टूडेंट का करने वाला काम वही होगा जो पहले OAR में सीखा था। यानी आप वैसे ही डिपार्टमेंट्स में खर्चे बांट रहे होंगे। आपने तो फिगर्स इस्तेमाल किए ना, आपको जो फिगर्स दी हुई थी, अगर वो बजटेड थी तो जो मेहनत आज तक कर रहे थे वो थी, अगर वो एक्चुअल होंगी तो काम तो वही सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन में आपके करने वाला काम ये है कि सेम कैलकुलेशंस, फॉर्मेट्स, वर्किंग, as studied earlier. जो मेहनत अभी तक कर रहे थे बस वो बजटेड फिगर्स के साथ मेहनत थी। फिगर्स एक्चुअल हो जाएंगी तो वो एक्चुअल ओवरहेड्स हो जाएंगे। जिस तरह पहले डिपार्टमेंट में बांट रहे थे, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कर रहे थे, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट कर रहे थे, वही काम अभी कर रहे होंगे, लेकिन अब की बार वो एक्चुअल डाटा के साथ कर रहे होंगे। फिर साल के एंड पे एक काम होगा जो आपसे नाम लेके पूछा जा सकता है, और अगले चैप्टर्स में हम जाके वो किया भी करेंगे। ऑफ अप्लाइड एफओएच, आपसे अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट कराया जा सकता है।
अच्छा जी, बता रहा हूँ, अभी तो हेडिंग लिखी यार, बता रहा हूँ। अप्लाइड एफओएच बताता हूँ क्या होता है। अप्लाइड एफओएच वही होता है जो मैं शुरू में बार बार समझाने की भी कोशिश करता रहा कि OAR निकाल लिया, एक 200 रुपए पर यूनिट, ये OAR निकाल लिया। अब इसका यूज क्या है, प्रोजेक्शन कर सकते हैं क्या कि अगर 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या होगा, 5000 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, कैसे करें, टोटल कैलकुलेट, मल्टीप्लाई। इस काम को अप्लाई करना कहते हैं। तो अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट होंगे OAR इंटू एक्चुअल। क्या जी? हाँ, OAR जो हम कैलकुलेट किया होता था वो तो बजटेड बेस पे थे ना। अब हम उसको अप्लाई करने का मतलब है कि जो सोचा था अगर वैसे ही होता। अप्लाइड एफओएच का मतलब है, मैं फिगर से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल OAR है 40 रुपए पर लेबर आवर, और पूरे साल में एक्चुअल लेबर आवर्स जो काम हुआ वो हुआ 10,000। फॉर्मूला का हो जाएगा 40 इंटू क्या मतलब एक्चुअल ऑफ बेस, यानी OAR चूंकि पर लेबर आवर है तो इंटू एक्चुअल लेबर आवर्स। अगर OAR रुपए पर यूनिट होता तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर OAR 500 रुपए पर मशीन आवर होता तो एक्चुअल मशीन आवर्स। OAR जो हमने शुरू में निकाला था ना, अप्लाइड एफओएच का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने शुरू में ये OAR सोचा था, अगर वही होता जो हमने सोचा था तो इतने घंटे काम करने के लिए इतने ओवरहेड्स आने चाहिए थे। अप्लाइड एफओएच दोबारा सुनिए। अप्लाइड एफओएच का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो साल के शुरू में OAR सोचा था अगर सब वैसे ही रहता तो जो इस साल 10,000 घंटे काम हुआ उतने काम के लिए इतने ओवरहेड्स हुए। सही बोला मैंने, हुए, होने चाहिए थे। हुए कितने? एक्चुअल, वो एक्चुअल है। जो पूरे साल में काम हुआ उसके लिए जो ओवरहेड्स एक्चुअली हुए वो ये हैं। और अप्लाइड का मतलब है कि जो हमने साल के शुरू में OAR बनाया था अगर इसी हिसाब से खर्चे होते तो इतने घंटे काम होने के लिए इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे। ये अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर OAR 50 रुपए पर यूनिट है और एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स हुई तो अप्लाइड एफओएच कितने होंगे? 50 इंटू 2000। क्या इंटरप्रिटेशन है इस 1 लाख की? 1 लाख के 10 लाख? अच्छा ठीक है, ठीक। इस 1 लाख रुपए की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने शुरू में OAR बनाया था कि जब भी एक यूनिट बनेगा 50 रुपए के ओवरहेड्स होंगे। अगर ऐसा ही होता तो जो हमने इस साल 2000 यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, जबकि हुए कितने? एक्चुअल। अरे अब तो ये OAR एक्चुअल है कि एस्टिमेटेड है? भाई OAR एस्टिमेटेड होता है शुरू में, जो हमने बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड बेस से निकाला होता है। OAR कॉन्सेप्ट ही एस्टिमेटेड का है, ये शुरू में एस्टिमेट लगाया होता है। नहीं नहीं नहीं, OAR वही है जो आज से पहले तक पढ़ रहे थे। ये कब कैलकुलेट होता है? OAR यही है। अब साल गुजर गया है, हमें असल में ओवरहेड्स नजर आ गए हैं, तो अब जो हम एक्चुअल ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे वो OAR नहीं कह रहा होगा, बस वो एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वही है जो साल के शुरू में कैलकुलेट किया था। अब साल के एंड पे असल फिगर्स आने के बाद उसको OAR नहीं बोल रहे होंगे। अगर हमने सारे ओवरहेड्स एक्चुअली देख लिए और उनके हिसाब से एक्चुअल कैलकुलेशन कर ली कि एक यूनिट बनाने पे कितने ओवरहेड्स लगे, तो उसको हम कहेंगे एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। OAR पर यूनिट नहीं बोल रहे होंगे। OAR पर यूनिट क्या है? वही जो साल के शुरू में कैलकुलेट किया था। और अप्लाइड में ये वही वाला कैलकुलेट इस्तेमाल हो रहा है। क्या जी? अप्लाइड निकालने के लिए OAR को एक्चुअल ऑफ बेस से मल्टीप्लाई करना है। इंटरप्रिटेशन दोबारा बता देता हूं। OAR वही है जो साल के शुरू में कैलकुलेट किया था
अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमने साल के शुरू में ओआर कैलकुलेट किया था, अगर खर्चे सब वैसे ही रहते तो इतना एक्चुअल काम करने के लिए इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, जबकि असल में कितने हुए हैं वो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। सेम होंगे दोनों? नहीं, हो भी सकते हैं सेम, हमारे तुक्के बहुत जबरदस्त चल गए, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो डिफरेंस है, ये एक कैलकुलेशन, ये दो कैलकुलेशन, और तीसरी कैलकुलेशन जो साल के एंड पे की जाती है वो होती है अंडर या ओवर अप्लाइड। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर में फिलहाल क्यों का जवाब नहीं है, जब डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा तो इस क्यों का जवाब आएगा। अभी सिर्फ ये है, इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक काफी है। क्यों होता है अप्लाइड एफओएच, ये अगले चैप्टर्स में होगा। नाम से क्या लग रहा है कि अगर जो अप्लाइड है वो एक्चुअल से कम हुआ तो अंडर अप्लाइड, और अगर अप्लाइड ज्यादा हुआ, एक्चुअल कम हुआ तो ओवर अप्लाइड। एक्चुअल और अप्लाइड के डिफरेंस को अंडर या ओवर अप्लाइड कहते हैं। अब उसमें यह चीज कि प्लस है या माइनस है, मैंने ना इस माइनस प्लस के चक्कर में डाल रहा हूं ना, आप याद रखें सिंपल सी बात है, अंडर ओवर अप्लाइड क्या होगा, ओवर कब होगा? अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड है वो चीज, और अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम है तो अंडर अप्लाइड। ये साल के एंड पे होने वाली 3 कैलकुलेशंस हैं। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और ये सवाल इंतहाई जरूरी है, कल परसों तरसों वाली क्लासेस इसी पे बेस्ड है। सवाल खोलिए, ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 2। ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 2009 खोलिए, और उसमें कुछ डिस्कस करना है मैंने, इसलिए सवाल खोलें। हाँ जी, सवाल तक पहुंचेंगे तो मैं कुछ अर्ज करूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ आरटी लिमिटेड। अभी तक पेजेस पलट रहे हैं, पहुंचे नहीं हैं? फिर भी पेजेस पलटे ही जा रहे हैं। इस टेबल में 3 पीडीज हैं, 2 एसडीज हैं, और इसमें जितनी भी लाइनें लिखी नजर आ रही हैं आपको वो नजर आ रही होंगी बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल, बजटेड एक्चुअल। जैसे मशीन आवर्स पहले बजटेड दिए हुए हैं और फिर एक्चुअल दिए हुए हैं, लेबर आवर्स बजटेड भी दिए हैं, एक्चुअल भी दिए हैं, मटेरियल कॉस्ट बजटेड भी दिए हैं, एक्चुअल भी दिए हैं, ओवरहेड्स बजटेड 5 कॉलम में दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स भी 5 कॉलम में दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो ओवरहेड्स 5 कॉलम में दिए हुए हैं, ये वो काम है जो मैंने आपको सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ सवाल कराए थे, और प्राइमरी अपॉर्शनमेंट का एंड रिजल्ट 5 फिगर्स बता दी थी। तो ये इसी तरह से बस आपको 5 फिगर्स बता दी, बजाय इसके कि आपको रेंट और पावर और ये बताते, आपको प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करने के बाद तीनों पीडीज और दोनों एसडीज में बांट के फिगर्स खुद बता दी, बजटेड भी बता दी, एक्चुअल भी बता दी, और एसडीज के बारे में कहा कि कौन कौन किसको कितनी सर्विस दे रहा है, और रिक्वायरमेंट में बता दिया कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जरूरत ही क्यों पड़ती है कि रिपीटेड है या साइमल्टेनियस है, किन हालात में जरूरत पड़ती है? जब एसडी 2 वे सपोर्ट कर रहा होता है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की चीज है ये।
तो ये आपको बता दिया कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगना है। टेबल की लास्ट लाइन से ऊपर ऊपर तक ये सारा बजटेड और एक्चुअल डाटा है आपके पास। रिक्वायरमेंट ए अगर ना भी होती, सिर्फ रिक्वायरमेंट बी ही की बात कर लेते हैं। बहुत जामे सवाल है और इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसको सवाल करेंगे तो फिर अगले क्लासेस की बेस बनेगी, वरना फिर आप अगले क्लास में भी छुट्टी करें, क्योंकि फिर वैसे भी रिजल्ट के बाद तो आना नहीं होगा आपने। पार्ट बी, अगर पार्ट ए को फिलहाल इग्नोर भी कर दें, सिर्फ पार्ट बी समझते हैं। कंप्यूट डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, तो हमें इसका अच्छा अप्लाइड है OAR इनटू एक्चुअल। OAR PDs का है या SDs का भी है? OAR PD का होता है भाई, OAR SD का भी निकालते हैं, सिर्फ PD का ही कैलकुलेट करते हैं ना। OAR हर PD का अलग अलग निकाला होता है, तो फिर अप्लाइड भी किसका होगा? हर PD का अलग अलग। तो आपसे पूछा है अंडर या अप्लाइड कैलकुलेट कर दें, अंडर या ओवर अप्लाइड, यानी हमें तीनों PDs के अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। ये पूछा है ना सवाल में, तो हमें तीनों PDs के अप्लाइड चाहिए, तीनों PDs के एक्चुअल चाहिए। अप्लाइड कैसे मिलेंगे? यानी हमें तीनों PDs के OAR चाहिए, तो आपको OAR भी नहीं दिया हुआ। तो अब ये बहुत कंप्रिहेंसिव सवाल है कि तीनों PDs का पहले OAR निकलेगा और वो आपको बता दिया कि किस किस बेस पे निकालना है, मशीन आवर्स पे, लेबर आवर्स पे और मटेरियल कॉस्ट पे। जब OAR निकल आएगा, OAR निकाल लिया, बजटेड, इस टेबल में से बजटेड वाली चीजें ली और OAR निकल आया। अब आगे अप्लाइड भी हो गया। अब आगे अब हमें एक्चुअल भी ऐसे ही तीनों PDs के निकालने पड़ेंगे। वो जो एक्चुअल में दोनों SDs हैं उनको भी फिर PDs में ही लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि OAR निकालते हुए भी ऐसे ही किया था। जब OAR कैलकुलेट किया था तो उसमें SDs के खर्चे भी PDs में ही ले आए थे ना, यानी जो PD का OAR है इसके अंदर उनका वजन भी शामिल है। तो जब हमने हर PD का अप्लाइड निकाल लिया, अब इस अंडर ओवर अप्लाइड कैसे निकलना है? एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस। तो फिर जब तीनों PDs का अप्लाइड है तो एक्चुअल भी तीनों PDs का होगा, और OAR निकालते हुए SDs की सवारियां कहां बिठाई थी, तो फिर एक्चुअल में भी SDs की सवारियां PDs में लानी पड़ेंगी। तो वो जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है 2 दफा करना पड़ेगा, एक बजटेड के लिए ताकि OAR निकाल सके, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है इस सवाल के अंदर, और फिर SDs एक्चुअल वाले को PDs में लाने के लिए अंडर ओवर अप्लाइड दोनों के कंपैरिजन से निकल आएगा। तो पार्ट ए इग्नोर, पार्ट बी ही, बस इस पार्ट ए पूछने की जहमत ना भी करता ना, पार्ट बी ही पूछ लेता तो भी यही काम करना था। अच्छा कैसे करना समझ आया? अब इसमें ना सवाल में एक टेक्निकल गलती ये थी, वो आप जब करके आएंगे तो बताऊंगा उसमें क्या गलती थी, लेकिन मैंने फिर इस सवाल को ये यूज किया कि चलो डाटा है अच्छा है, इसको यूज कर लेते हैं। तो अब आप ऐसा करिए कि सवाल में PD3 में सबसे आखिर में 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है, तो ये 75% ऑफ काट दें, 75% ऑफ वाली बात काट दें। अब पीछे रह क्या गया कि आपको उन्होंने तीनों PDs के OAR कैलकुलेट करने की बेस बताई है। एक OAR मशीन आवर्स की बेस पे निकालना है, दूसरे का OAR लेबर आवर्स पे, तीसरे का OAR मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। यानी बजटेड FOH PD1 के डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, PD2 बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स, PD3 बजटेड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड मटेरियल कॉस्ट। तो तीनों के OAR निकलेंगे, तीनों के अप्लाइड निकलेंगे, तीनों के एक्चुअल निकल के उनसे कंपेयर होंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ये आप करके आएंगे तो अगली क्लासेस की डिस्कशन शुरू होगी। क्योंकि मैंने सवाल चेंज कर दिया इसलिए फिर आंसर भी चेंज कर दिया। ये वो आंसर है जो आपको दिया है, जो पेज आपको दिया है, और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने लेक्चर 24 का रेफरेंस देके सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। ये सॉल्यूशन है और सवाल ये है जो मैंने आपको अमेंड करके बता दिया। ये आप कल करके आ रहे हैं? ठीक है, अल्लाह हाफिज।